में हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। तो देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक है जो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर यो ग्रेविटेशन लॉ का फॉर्मूला देख चुके हैं, कुछ न्यूमेरिकल लगा चुके हैं। अब ग्रेविटेशन से क्या क्या फायदे होंगे हम वो देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पिछला लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देखिए, और डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो, वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा। ओके, बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते हैं, आप भी पूछिए और कंटिन्यू रहिए इस चैनल पर। ओके, तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, इट बाइंड अस टू द अर्थ। हमें अर्थ पर इसने ही बांध कर रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो हम यहाँ पर होते ही नहीं, कहीं उड़ रहे होते नील गगन में फ्रीली। तो इसने हमें अर्थ पर बांध कर रखा है, क्योंकि जब तुम अर्थ पर होते हो तो वो अर्थ तुम पर फोर्स लगाती है टूवर्ड दी सेंटर। और ये कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो होता है, जो हमने कल सीखा था। F इक्वल टू जी, M1 तुम्हारा मास, M2 अर्थ का मास, R तुम्हारा और अर्थ के बीच में जो सेपरेशन है वो वैल्यू। तो ये सब होगा यहाँ पर। तो यही फोर्स तुम्हें बांध कर रखे हुए है, ये फोर्स नहीं होता तो तुम कहीं उड़ गए होते अभी तक। तो पहला इंपॉर्टेंस इसका क्या हुआ? इट बाइंड अस टू द अर्थ, इसने हमें बांध कर रखा हुआ है। ओके, सेकंड देखते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। अर्थ, ये है तुम्हारी अर्थ, यहाँ पर एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में मून कहीं रिवॉल्व कर रहा है। तो देखो, अर्थ के पास भी मास है, मून के पास भी मास है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो इनके बीच में भी यही फोर्स लग रहा होगा। और यही फोर्स है जो तुम्हारे चंदा मामा को बांध कर रखे हुए है। तो चंदा मामा दूर के, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा पा रहे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो ये दूर चले जाते कहीं। ओके, तो इसलिए तुम इसको अच्छा मानो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है और चंदा मामा हमारे पास में है। अब और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है फटाफट। अब देखो, जैसा कि यहाँ मैंने बताया कि अर्थ है, मून है, दोनों के पास मास है, कुछ डिस्टेंस है, तो ये फॉर्मूला लग रहा होगा। तो भैया जी, सन और अर्थ के बीच में भी तो वही कुछ हो रहा होगा। सन के पास भी क्या है? मास है। अर्थ या दूसरे जो भी प्लैनेट्स हैं उनके पास भी मास है, कुछ डिस्टेंस है, तो वहाँ पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और यही फॉर्मूला हमें बांध कर रखे हैं सन के पास, और हम किसी दूसरे सोलर सिस्टम में नहीं जा पा रहे। ओके, चलो और देखते हैं, और भी कुछ है क्या फॉर्म? इसका बेनिफिट बहुत। अर्थ पर कुछ टाइड्स आते रहते हैं, वो सफ़ेदी वाला नहीं टाइड, अप एंड डाउन होता है, ज्वार भाटा बोलते हैं उसे हिंदी में। हमारे जो भी इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, वहाँ पर वाटर बॉडीज बहुत बड़ी है, तो वो जब वाटर का लेवल जो रहता है ना, वो अप डाउन होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्या रीज़न है उसका रीज़न सिंपल सा है, यही जो फोर्स है यही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, जो फॉर्मूला हमने सीखा है। अब देखो, होता क्या है बेटा, अर्थ और मून के बीच का जो सेपरेशन है, इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। ये जो डिस्टेंस होता है, ये देखो, ये सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता कि यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर मून है और सर्कुलर ऑर्बिट है और हर सिचुएशन में डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं होता। इसका जो शेप होता है वो नियरली इलिप्टिकल होता है। तो अर्थ यहाँ पर होगी तो कभी मून यहाँ पर होगा, कभी मून यहाँ पर होगा, तो सेपरेशन विल चेंज। और सेपरेशन चेंज होगा मतलब आर चेंज होगा। आर चेंज होगा तो फोर्स भी तो चेंज होगा ना। बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन होगा, तो कुछ ना कुछ होगा वहाँ पर चेंज। और जब वो चेंज होगा तो फोर्स बदलेगा, और जब फोर्स बदलेगा तो वाटर बॉडीज हिलेंगी। एक गिलास में पानी भर के उस पर
उसको हिलाकर देखो, मतलब फोर्स की वैल्यू बदल कर देखो, अप एंड डाउन मोशन होगा वहां पर। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। ओके, तो जितनी भी बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं वहां पर अप एंड डाउन मोशन होने लगता है और हम बोलते हैं कि वहां पर आ गया है टाइड्स। ठीक है, चलो ये तो हो गई इंपॉर्टेंस की बात, ये एज इट इज आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। ठीक है, तो इन चारों पॉइंट को अच्छे से समझ लो। एग्जाम में 2 नंबर का पूछ सकते हैं, 3 नंबर का पूछ सकते हैं, ये सारे पॉइंट तुम्हें लिखने पड़ेंगे। उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं और क्या है आज। फ्री फॉल। फ्री सुनते ही हमें याद आ जाता है कि कुछ फ्री मिलने वाला है, लेकिन ये फ्री वो फ्री नहीं है। इस फ्री का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कौन लगा रही है? अर्थ। तो इस केस को हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो अगर एक स्टोन को आप छोड़ते हो और स्टोन जो है वो नीचे जाता है और कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है अर्थ के अलावा, अर्थ के अलावा कोई और फोर्स नहीं लगा रहा, तो हम उसको बोलते हैं फ्री फॉल। ओके, अब तुम्हें यहाँ पर ये बात डाउट में आ रही होगी कि सर यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स हैं, वो भी तो फोर्स लगाएंगे, तो हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं। ओके, सिलेबस को थोड़ा इजी बनाना है, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। जब हायर लेवल पर जाओगे वहाँ पर कंसीडर करना, वहाँ पर और डिफ़िकल्ट सिचुएशन सॉल्व करना। लेकिन अभी हमारे सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ अर्थ फोर्स लगाएगी और कोई फोर्स नहीं लगाएगा, किसी और की इतनी हिम्मत नहीं कि वो फोर्स लगा सके। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे। डेफिनेशन ऐसे लिखना है तुम्हें, अगर स्कूल में आता है तो वहाँ तो तुम्हें बोलकर बताना पड़ेगा ना, आई मीन लिख कर बताना पड़ेगा, तो इसलिए कैसे लिखोगे उसको? When an object falls from any height under the influence of gravitational force only, it is known as free fall। तो जब सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो और बॉडी मूव हो रही हो तो हम उसको बोलेंगे फ्री फॉल। ओके, चलो फ्री फायर यहाँ पर मत यूज करना, यहाँ पर कोई गेम की बात नहीं चल रही है, इट इज फ्री फॉल। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम और देखते हैं क्या है। तो अब एक और देखना हमें, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या होता है? एसिलेशन तो हमने सीखा था मोशन चैप्टर में, एसिलेशन सीखा था हमने मोशन चैप्टर में। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदलनी हो तो तुम क्या करते हो? वहाँ पर एसिलेशन देते हो। गाड़ी में तो ऐसे दे देते हो, उसका कान खींच के वहीं करके। ठीक है, यहाँ पर कौन देगा एसिलेशन? ग्रेविटी, दैट मीन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ को हम ग्रेविटी भी बोलते हैं। इसको याद कर लो, रट लो, लिख लो, छाप दो, जो करना है कर लो, लेकिन याद कर लो कि ग्रेविटी इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगा रही है? अर्थ। तो इतना बड़ा नाम हम वहाँ पर नहीं बोलते हैं और सिंपल सा एक वर्ड यूज करते हैं, ग्रेविटी। ठीक है, जो भी साइंस फिक्शन वाली मूवी देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें पता होगा कि ग्रेविटी वर्ड बहुत 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 यूज होता है। तो अर्थ अगर फोर्स लगा रही है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एसिलेशन। जो भी फोर्स लगाएगा वो कुछ ना कुछ एसिलेशन देगा। तो अर्थ अगर फोर्स लगा रही है तो वो कुछ ना कुछ एसिलेशन देगी, और उस एसिलेशन को हम क्या बोलेंगे? एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, अब एसिलेशन का सिंबल क्या होता है? स्मॉल ए। ठीक है, स्मॉल ए सिंबल होता है, लेकिन यहाँ पर इसका सिंबल लिया जाता है स्मॉल जी, ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इसको एक अलग से इज्जत दी गई है और इसको दिया गया है एक अल्फाबेट स्मॉल जी। कैपिटल जी नहीं, कैपिटल जी मैंने बताया था वो क्या होता है, बताओ फटाफट, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ वो क्या होता है। यस, वो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और स्मॉल जी क्या होता है? एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में बहुत 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 डिफरेंस होता है, दोनों को कभी भी इंटरचेंज नहीं करना। कैपिटल जी की जगह स्मॉल जी मत लिखना और स्मॉल जी की जगह कभी भी कैपिटल जी मत लिखना। ओके, हम इसका डिफरेंस भी बाद में देखेंगे, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं और वो भी एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हमारे लिए स्मॉल जी क्या होता है? एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो ये देखते हैं ये क्या होता है, इसकी क्या वैल्यू होती है, समझते हैं हम यहाँ पर
फटाफट। ओके, तो 1 मिनट। हाँ, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड द अर्थ देयर इज अ चेंज इन इट्स एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। वही है ना जो मैंने हिंदी में बताया तुम्हें, वही इंग्लिश में लिखा है। ओके, सो दिस एसिलेशन इज कॉल्ड एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो और देखते हैं इसमें क्या है। अब इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल जी, मैंने बताया था अभी लिखकर तुम्हें। इसकी यूनिट तो वही रहेगी। देखो एसिलेशन कोई भी हो, चाहे से ए से डिनोट करो, जी से डिनोट करो, एक्स से डिनोट करो, वाई से डिनोट करो, यूनिट तो वही रहेगी। तो यूनिट विल बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हो बालक। ठीक है, बच्चों को डाउट आ जाता है सर ये माइनस कहाँ से आ गया। अरे ये एस स्क्वायर नीचे रहता है ना, इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो नीचे है तो ये पॉजिटिव में है, ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव में आ जाता है, इसलिए ms-2 हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, पावर हो जाती है -2। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। ये 3-4 पॉइंट अच्छे से समझ लो, देख लो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। ओके, चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और वो क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जी। अब इसकी वैल्यू भी तो निकालनी है तुम्हें स्मॉल जी की। तो स्मॉल जी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए यूज क्या करना है तुम्हें, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन ने जो सेकंड लॉ दिया था उसने क्या बोला था, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ए था वो रिप्लेस हो जाएगा स्मॉल जी से, मतलब एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू एम इंटू जी। एक ही जगह पर हमने स्मॉल जी लिख दिया और कुछ नहीं किया है। ओके, देन इसके बाद हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला सीखा था, और वो फॉर्मूला क्या बोलता था, वो फॉर्मूला बोलता था कि F इज इक्वल टू जी, एक का मास दूसरे का मास और दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, अर्थ ली, अर्थ का मास लिया कैपिटल एम, तुमने यहाँ पर खुद को रख दिया, और तुमने अपना मास लिया स्मॉल एम, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इट इज नियरली इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये हमने लिया नियरली कितना, अर्थ की रेडियस के बराबर। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, देखो एक फोर्स का फॉर्मूला ये है, एक फोर्स का फॉर्मूला ये है, और दोनों को तुम्हें कर देना है इक्वेट। तो इक्वेट कैसे करेंगे, देखो एक इक्वेशन हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू एम इंटू जी, और दूसरा क्या है हमारे पास, F इक्वल टू जी कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम हमारा मास, और आर स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमारी हाइट कुछ ज़्यादा तो है नहीं, तो इसलिए हम डिस्टेंस रेडियस के इक्वल ही मानेंगे। इसको नाम दो इक्वेशन 1, इसको नाम दो इक्वेशन 2, फिर यहाँ लिखो फ्रॉम 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 में दोनों को इक्वेट कर दो, तो ये बन जाएगा एम जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। ओके, कुछ डाउट हो तो पूछो फटाफट, लाइव लेक्चर चल रहा है तो डाउट पूछना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए मैं लाइव लेक्चर लगाता हूँ कि इंस्टेंटली आप डाउट पूछ सको और मैं उसका आंसर आपको दे सकूँ। कल किसने देखा, ओके, इसलिए आज ही हो जाए जो कुछ होना है। चलो तो देखो यहाँ पर किसी को डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पर एग्जाम में बनना चाहिए। ओके, तो चलो ये करते हैं हम कैंसिल, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, मतलब आपका मास दोनों साइड हो गया कैंसिल। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। अब क्या होगा, इसके बाद तुम्हें इन तीनों की वैल्यू रखनी है। तो चलो हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। तो कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैल्यू रख दो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। यूनिट मत रखना वरना उसमें ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा, इसलिए। ओके, देन मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg के समथिंग। पावर देखो कितनी जा रही है, 24। तो ध्यान रखना कि अर्थ का मास बहुत 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 ज़्यादा होता है, और रेडियस ऑफ अर्थ भी निकालना है तुम्हें। तो रेडियस ऑफ अर्थ पता है कितनी होती है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं देख रहा हूँ।
फटाफट फटाफट फटाफट। देखो इसके जैसी ही है कुछ, इसके जैसी ही है, जैसे ये लिखा ना 6, ऐसा ही कुछ लिखा रहता है। देखो देखो देखो, ये होता है 6.4 इंटू 10⁻6, ये आएगी नियर अबाउट। ठीक है, वैसे ये वैल्यू होती है 6.36 के समथिंग कुछ होती है, और यहाँ पर हम रेडियस लेंगे 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यू रखने के बाद जो कैलकुलेशन होता है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है। तुम्हें इसका सिंपल सा आंसर याद रखना है, नियरली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। ओके, ज़्यादा बड़ी वैल्यू याद नहीं करनी है, इसको डायरेक्टली याद रखो कि यही होती है। ओके, तो अब ये वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय द अर्थ। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों लेते हैं पता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि न्यूमेरिकल जल्दी सॉल्व हो जाए, तो नियरली हम वैल्यू लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि सही नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये फैसिलिटी मिली है कि हम रख सकते हैं, तो हम उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। ओके, पर हर जगह नहीं रखना है। जहाँ पर आपको वैल्यू बता कर रखी है 9.8 है, तो आपको 9.8 ही रखना है। ठीक है, चेंज नहीं करना है। बट अगर ऐसा नहीं है तो आप वहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख सकते हो। ऐसे वेरिएशन होता है स्मॉल जी पर, वो हम देखेंगे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, जो भी इसमें नए हैं बच्चे, वो सब्सक्राइब कर जरूर जाएं, और लाइक एंड शेयर तो करना ही है सबको, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप जल्दी मेरे लेक्चर पर आ पाओगे। ओके, और लाइव लेक्चर का फ़ायदा तो है ही, इसलिए सभी को इस पर कंटिन्यू रहना है और अपने फ्रेंड्स को भी बताना है।